अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। क्या इमरान खान तसादुम की राह पर चल पड़े हैं? क्या इमरान खान हुकूमत जाने और लॉन्ग मार्च नाकाम होने का बदला रियासत से लेना चाहते हैं? क्या इमरान खान रियासत मुखालिफ बयानिया किसी झंडे के तहत फरमान चला रहे हैं? साबिक वज़ीर आज़म से मुतालिक ये सवालात कड़वे ज़रूर हैं, लेकिन इनका पूछा जाना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इन सवालात को पूछने का जवाब भी खुद इमरान खान ही अपने हालिया इंटरव्यूज़ और बयानात के जरिए मुहैया कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बादल नख्वास्ता मुल्क टूटने, फौज तबाह होने और न्यूक्लियर असासे छिन जाने तक की ऐसी बदखुइयाँ कर डाली हैं। अभी इमरान खान की जानिब से गुज़श्ता शब्द दिए गए इंतहाई काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक इंटरव्यू का मामला थमा नहीं था कि आज एक बार फिर उन्होंने शांगला में एक जलसे में ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को बादी नज़र में हदफ तनकीद बल्कि खुदा न ख्वास्ता मुल्क के नुकसान का जिम्मेदार भी उनको ठहराया। आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है और कौम अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल। इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ जुबानी सतह पर मज़ामती सियासत नहीं कर रहे, बल्कि वो अमली तौर पर भी सियासी मुहिम जोही पर बज़िद हैं। गुज़श्ता लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद इमरान खान ने जो 6 रोज़ की डेडलाइन दी थी वो तो गुज़श्ता रोज़ ही ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब उन्होंने आइंदा 2 रोज़ के बाद नया और अगला लाएअमल देने का ऐलान किया। फिर आज अपनी सारी कौम को कहता हूँ तैयारी करें। मैं इंशाअल्लाह परसों मेरा दीर में जलसा है, उसमें मैं अपना अगला लाएअमल दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। आइन और कानून के बीच में रह के इंशाअल्लाह मैं परसों अपनी तहरीक का आगाज करूंगा। दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयानात के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट तो इस मामले में ना सिर्फ अमलन बल्कि जुबानी सतह पर भी न्यूट्रल है, जो यकीनन काबिल तारीफ है, लेकिन हुकूमत और हुकूमत में मौजूद इत्तेहादी जमातें इमरान खान और उनकी जमात को भरपूर आड़े हाथों ले रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट की गई, इमरान को खबरदार किया गया इमरान खान साहब को कि अपनी सियासत आप करें ज़रूर, लेकिन हद से तजावुज़ और पाकिस्तान को तकसीम करने की बात की हिम्मत ना करें। इसी तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा कि मुल्क के 3 टुकड़े करने की ख्वाहिश जो है वो हमारे जीते जी पूरी नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तक क़यामत आबाद रहेगा। इमरान खान के नापाक बयान पर गली गली एहतजाज करेंगे। इमरान खान के मुतनाज़ा बयान पर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कुछ यूं रद्द-ए-अमल दिया। इस ताबूत में आखिरी कील जो है वो कल इमरान खान साहब ने खुद ठोंक दी है, जब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 3 टुकड़े कहकर हमला किया, पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम की बात की, जब उन्होंने फ़ौज के ऊपर हमला किया। तो इस पाकिस्तान दुश्मनी के साथ ना कोई खड़ा होगा, ना खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे, बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। मरियम नवाज ने इसी मीडिया टॉक में इमरान खान के खिलाफ हुकूमत को कानूनी चारजोई का मशवरा भी दिया। ये मामला तो यकीनन नया है, लेकिन हालिया लॉन्ग मार्च में कानूनी खिलाफ वर्जी से मुतालिक हुकूमत पहले ही इमरान खान के खिलाफ बगावत के मुकदमे पर गौर कर रही है, जिसकी तस्दीक हमारे शो में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह परसों कर चुके हैं। 2 सूबों के चीफ मिनिस्टर्स ने अपने पार्टी सरबराह के साथ मिलके जो है वो बाकायदा वफाक के ऊपर चढ़ाई की है। तो ये सिर्फ कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, ये सेडिशन है, ये वेजिंग वार अगेंस्ट दी गवर्नमेंट है, और ये पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो है ये काबिल मुआखजा है, काबिल सजा है। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि इस मुकदमे के अंदराज की इजाज़त जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो दे सकती है। ये तजवीज़ जो है वो मैंने फेडरल कैबिनेट के सामने रखी है, और फेडरल कैबिनेट ने, वज़ीर आज़म ने ये बात मेरी सुनी है, और उसके बाद उन्होंने इस पे एक सब कमेटी बनाई है, और उस रिपोर्ट के ऊपर कैबिनेट जो है वो इजाज़त देगी, और अगर इजाज़त देगी तो नाज़रीन तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपको ये साथ में बताता चलूँ कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तो तारड़ साहब का अपने घर से ज़्यादा टाइम जो है वो अदालतों में ही गुजरता है, और वजारत से ज़्यादा भी। तारड़ साहब ये बताइएगा कि सर बयानात तो अब ऐसे बयानात हैं कंडेमेबल, मैं उसे क्या कहूँ, मैं तो उस पर सवाल भी जो है अपने अल्फाज नहीं मुंह पे ला सकता कि पाकिस्तान टूटने की बातें, फौज तबाह होने की बातें, न्यूक्लियर असासे छीनने की बातें। हुकूमत क्या फैसला क्या किया आप लोगों ने? कमेटी बनी थी, क्या मुकदमात, ये इस बारे में कोई मुकदमा बनाने का कोई हतमी फैसला हुआ है अभी तक?
देखिए बादल, मैं समझता हूँ कि इस तरह के रवैये की और इस तरह के बयानात की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, और मजम्मत से ज़्यादा फिर ज़ाहिर अगली स्टेज ये है कि इसके लिए जब कोई शख्स इस तरह हवास पाख्ता हो जाए, और वो भी जो कि बहुत हाई ऑफिस में रहा हो, साबिक वज़ीर आज़म है, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं 3.5 साल से ज़ायद अरसा, और अभी हाल ही में उनसे हुकूमत गई और वो भी ऐन आइनी और कानूनी तरीके से। दिस इज ए कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, उसके मुंह से ये बातें ज़ेब नहीं देती। लेकिन हम लोग अभी भी रेस्ट्रेंट शो करेंगे, इसलिए कि हम कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिसमें किसी किस्म के तासुब की या किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बू आए। कि उनके वज़ीर आज़म साहब ने इक़्तिदार संभालने के फौरन बाद जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, और जमहूरियत ज़ाहिर है डायलॉग का, गुफ्त शदीद का, प्रोसेस ऑफ डिस्कशन का एक जरिया है, जिसके जरिए आप एक दूसरे को बातों से कायल करते हो। लेकिन खान साहब जिस लाइन पे चल पड़े हैं वो शायद मामला बातों से हल ना हो। मैं तो इस पॉलिटिकल टेंशन को सामने रखते हुए और अदारों और इस मुल्क की सलामती के हवाले से जो संगीन तरीन गुफ्तगू वो फरमा रहे हैं, मैं बतौर शहरी के, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, बतौर वकील के और बतौर शहरी के, मैं ये समझता हूँ कि ये वो मामला है जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अब सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि जब हुकूमत करेगी, मजबूरन करेगी हुकूमत ये काम, तो फिर कहेंगे कि जी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। भाई अगर आप इस मुल्क की सलामती पे बात करेंगे और कहेंगे कि मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे, अगर आप मुल्क जो कि एक न्यूक्लियर पावर है और जिसके बारे में 2 दहाइयों से ये गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान को डिसआर्म किस तरह किया जाना है, और आप कहेंगे कि ये असासे जो है ये छिन जाएंगे या छिनवा दिए जाएंगे, मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान की सलामती को और पाकिस्तान के जो इस तरह के स्ट्रेटेजिक असासे हैं उनकी तरफ कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकता। हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी और एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में रहते हैं। मैं नहीं समझता कि ये सियासी बयानात से आगे कुछ हैं, लेकिन एक साबका वजीर आजम के मुंह से जब ये बात अक्रॉस द बॉर्डर जाएगी तो उसकी जो रिपरकशंस होंगी वो मुझे और आपको मालूम है, वो आम शहरियों को भी मालूम है। बिल्कुल, उन्हें तो बिल्कुल तार साहब ये इस तरह की चीजें ज़ेब नहीं रहती जी। आदल अगर हम करें आज तो कहेंगे जी ये सियासी विक्टिमाइजेशन है, देखिए हुकूमत को नहीं करना चाहिए। तो ये वो जगह है और ये वो मुकाम है जहां तक मामलात पहुंच चुके हैं। मैं पाकिस्तानी शहरी के तौर पे और एक वकील के तौर पे ये तवक्को रखता हूं कि ऐसी सूरत हाल में अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपना रोल प्ले करना चाहिए। अगर मुकदमात की तफ्तीशों के हवाले से जो कि एज पर लॉ हो रही हैं और कानून के ऐन मुताबिक वो मामलात चल रहे हैं, उस पे नोटिस लिया जा सकता है। अगर एक ऐसे रैली और धरने पे कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन इन्वोक करती है किसी की दरखास्त पे और उस पे ऑर्डर्स भी पास करती है, जिसको शुरू करने से पहले कहा गया कि ये खूनी होगा और हम इक़्तिदार छीन कर ही वापस आएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये सबसे खतरनाक अभी तक की जो मूव है, ये पोलराइजेशन की भी इंतहा कर दी है खान साहब ने, पूरे मुआशरे को तकसीम करके रख दी है, और इतने संगीन किस्म के बयानात जो हैं ये मुल्क की सलामती के खिलाफ हैं। ये वो मैं समझता हूँ मौका है जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसको सीरियसली लेना चाहिए और कोर्ट को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए इस मामले। तार साहब, आप तो बड़ा एक क्लियर हेडेड स्टांस आपका अब तो सामने आ गया है कि कोर्ट को इसका सो मोटो लेना चाहिए, लेकिन जो एक कमेटी बनी, राना सनाउल्लाह साहब भी उसमें हैं, कायरा साहब भी हैं, आप भी हैं, जो कि इमरान खान के बयानात का जायजा लेकर फिर मुकदमात वगैरह, और राना साहब तो हमारे शो में कह चुके हैं कि बगावत का मुकदमा उन पर बनना चाहिए, लेकिन अब साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि हम रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं क्योंकि उससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक्ट होगी। तो इससे ये मतलब लिया जाए कि गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है मुकदमात इस किस्म के बगावत के इमरान खान के खिलाफ बनाने का? नहीं आदल, देखिए मुकदमा तो बहुत छोटी बात है, बात उससे बढ़ गई है। मुकदमे के लिए कमेटी तो बनी थी, जो बयानात उन्होंने दिए कि मेरे लोग मुसल्लह थे और चीफ मिनिस्टर ने उन्हीं की मौजूदगी में उनके जलसे में उनके वहां पे हाजिर होते हुए ये कहा कि अगली दफा हम
फोर्स लेके आएंगे जो केपी गवर्नमेंट के पास फोर्स है, तो ये इट अमाउंट्स टू वेजिंग वॉर अगेंस्ट द फेडरेशन। हमने तो उसके बाबत आज सलाह मशवरा किया और मेरा बतौर वकील ये तजवीज़ थी वहां पे कि 124A की जो लैंग्वेज है वो लीगल प्रोविजन खुद शर्मा जाती है जिस हद तक ये चले गए हैं, तो ये इससे आगे बात निकल गई है। मैं शुरू से ये समझता हूँ कि हमेशा रियासत को जहाँ पे कोई आज़ादी राय की बात हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो, गवर्नमेंट को और रियासत को रेस्ट्रेंट शो करना चाहिए। लेकिन अब बात उससे आगे बढ़ गई है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि इन हालात में, मौरूजी हालात में हुकूमत पे ये लाजिम हो गया है कि वो कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन जो गुफ्तगू करते हैं और जो वैसे माहौल बना हुआ है कि उन्होंने मुआशरे को डिवाइड कर दिया, एक तरह से इतनी पोलराइजेशन हो गई है पॉलिटिकल प्लेन के ऊपर, तो ये मेरी शख्सी राय, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरी जाती राय है जी बतौर पाकिस्तान के एक शहरी के, बतौर एक वकील के। आई एम नॉट स्पीकिंग, आई एम नॉट सेइंग एज अ लॉ मिनिस्टर, आई एम नॉट एक्चुअली अ स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये मुनासिब होगा कि वो इन सारे मामलात को पहले भी टेकअप कर चुके हैं 184(3) के अंदर, चाहे किसी की दरख्वास्त पे या चाहे खुद नोटिस के जरिए, कि अगर मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से और मुकदमात जो कि नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा रेस्ट्रेंट शो किया है और दीगर मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है, तो ये तो इस मुल्क की सलामती के ऊपर एक सीधा हमला और अटैक है। ठीक। अच्छा तार साहब, इसी से जुड़ा एक और सवाल कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आया उसमें 7 सवालात जो हैं उसके जवाबात मांगे हैं, जिनमें ISI से भी मांगे हैं, IBC भी मांगे हैं, गवर्नमेंट से भी मांगे हैं। क्या कितने दिनों में ये मामला हल होते देख रहे हैं? और वो सवालात भी ऐसे नहीं है, वो तो मेरा ख्याल है टीवी फुटेज और इन सारी चीज़ों से तो बड़ा क्लियर कट वो मामला है, शायद घंटे 2 में वो हो जाएगा। तो कब तक उसके जवाब आप समझते हैं कि आ जाएंगे? तो कोर्ट का वो जो फैसला है वो फिर मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर कट फैसला एक आ जाएगा। आदत देखिए, वो तो उन्होंने एक दफा तो मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये चेम्बर्स में इसे पेरूज करेंगे, ये सारी रिपोर्ट्स कर उसके बाद आगे फर्दर प्रोसीड करना है या नहीं करना उस पर बात करेंगे। मेरी जाहिर है ये मेरी जिम्मेदारी इस हवाले से नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और जो उनसे मुतल्लिका अफसरान हैं और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनको कहा गया है। मैं कोई इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये 7 रोज के अंदर अंदर होना है, और आज क्योंकि ये दूसरा रोज है तो इसलिए 5 रोज के अंदर अंदर ये रिपोर्ट्स जमा करवानी चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स उन आपने जैसे कहा कि फुटेजेस और जो न्यूज क्लिपिंग्स और जो बाकी उनकी अपनी रिपोर्ट्स और केसेस की तफसील और उस पर मुश्तमिल होगी। तो उसके बाद मेरे ख्याल में जो हम अभी तक देख चुके हैं वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और उन्होंने लिखा कि हम जुडिशल रेस्ट्रेंट शो कर रहे हैं। लेकिन ये सारा मटेरियल जाने के बाद हो सकता है कि वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जो राय है उससे इत्तफाक करें और फर्दर प्रोसीड करें। जी, जो डिसेंटिंग नोट होंगे। अच्छा तार साहब, चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से बताइए कि क्या फैसला तकरीबन हो चुका है अगले चेयरमैन नैब का? देखिए, चेयरमैन नैब जो मौजूद है उनकी तो आज मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई और आज रात के बाद वो चेयरमैन नैब नहीं रहे। कानून के मुताबिक ये मुशावरत लीडर ऑफ हाउस यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान होना है। उसके 2 राउंड्स हो चुके हैं और उसमें वो डिलिबरेट कर चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब क्योंकि तुर्की चले गए थे, इसकी वजह से वो फर्दर इसको डिलिबरेट आज वो वापस आ रहे हैं। जो नैब की एक जाहिर है वो उसका एक किरदार है कानून के अंदर भी और उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है और ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा कि केसेस पेंडिंग है और वो सारे मामलात हैं। ये जो स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अगले 2-3 रोज में मेरे ख्याल में इससे उद्दा हो जाएगी हुकूमत। ठीक, तार साहब मुझे बताएगा कि सदर मुमलिकत ने तो गवर्नर पंजाब की तैनाती भी कर दी और जो इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबरान थे वो भी कर दिए, लेकिन अब भी कुछ मामलात जो हैं पेंडिंग है, मतलब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, नैब कवानीन में तरामीम वगैरह।
क्या आप समझते हैं कि अब सदर मुमलिकत के साथ वो मामलात जो हैं, जो तलखियां और वो बढ़ गई थी जो हमें दिखा उनके फैसलों में भी, वो अब सॉर्ट आउट हो गया है एंड यू आर कन्विंस्ड कि वो आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करते रहेंगे खुश उसलूबी से? मेरी ये ख्वाहिश भी है और मैं दुआ गो भी हूँ कि वो बिल्कुल इसी तरह करे। देखिए, आईने पाकिस्तान बनाने वालों ने सदर और गवर्नर को एक ऐसे ऑफिस में बिठाया जो कि गैर जानिबदार नजर आता हो, जो कि सियासी इस नौयत से ना हो कि वो अपने पार्टी या पार्टी हेड की अताअत में उन आईनी जिम्मेदारियों को भूल जाए जो कि आईने पाकिस्तान ने उन्हें दी हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं वो डिजोरे हेड्स हैं रियासत के और सूबों के, और जाहिर है लाइक द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, और उनकी मोहर से या उनके परवानों से बहुत सारे जो अमूरे हुकूमत है वो सरंजाम पाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी मालूम है कि हम एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में रहते हैं और आइन की जो रेलिवेंट प्रोविजंस है और अदालती फैसलों के मुताबिक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में जो इख्तियार है अल्लाह ताला का अता करता हकमियत के हवाले से, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे वज़ीर आज़म और काबीना के ज़रिए सरंजाम देते हैं। तो सिर्फ इतनी सी बात समझने की बात है, चाहे वो सदर हो या गवर्नर हो, कि उन्होंने जो चीज़ उनको पहुंचाई जानी है अवाम के नुमाइंदों की तरफ से, उसे खुश उसलूबी से, खुले दिल के साथ और खुश दिली के साथ उन्हें वो कबूल करनी चाहिए। क्योंकि हर जगह पे अल्टीमेटली 15 रोज हो या 10 रोज हो या 10 दिन के बाद फिर 5 रोज या 15 दिन के बाद 10 रोज, अल्टीमेटली वो काम करने के पाबंद है। पार्लियामान की लिखी हुई बात भी वो नहीं टाल सकते और वजीर आजम या वज़राए आला और काबीना की बात भी नहीं टाल सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो काम करना है देर या बदेर, उसे खुश उसलूबी से, खुश दिली से शुरू में कर देना चाहिए। और मैं दुआ गो हूँ कि जिस तरह सदर साहब ने ये गुज़िश्ता 2 डिसीजंस किए हैं वो आइंदा भी ऐसे करें। दिस इज एक्चुअली बिफिटिंग the office of President of Pakistan. Exactly, this is what the Constitution demands. ठीक, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर कानून हमारे साथ मौजूद। शुक्रिया नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद तहरीक इंसाफ से गुफ्तगू करेंगे एक तफसीली। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा कर दिया। यूं 8 रोज़ के दौरान मौजूदा हुकूमत अब तक 60 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर चुकी है, जबकि आज ही नेपरा ने बिजली की औसत टैरिफ जो है वो 7 रुपए 91 पैसे का बड़ा इजाफा उन्होंने कर दिया एक यूनिट में, जिसके बाद औसतन टैरिफ जो अब तक 16 रुपए 91 पैसे था बढ़कर 24 रुपए 82 पैसे हो जाएगा। जबकि मईशतों की दर्जाबंदी करने वाले आलमी इदारे मूडीज ने पाकिस्तान की आउटलुक यानी कि मुस्तकबिल के माशी मंजरनामे को मस्बत से मनफी कर दिया और पाकिस्तान की रेटिंग B3 रखी है। मूडीज के मुताबिक बैरूनी माशी खतरात के बायस पाकिस्तान की रैंकिंग मनफी कर दी गई है। गैर मुल्की फाइनेंसिंग हासिल करने में गैर यकीनी सूरत हाल से रैंकिंग मनफी हुई है और मूडीज के मुताबिक महंगाई के बायस बैरूनी माशी सूरत हाल बिगड़ रही है। करंट अकाउंट खसारे और करेंसी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सियासी खतरात की वजह से जो है वो माशी मुस्तकबिल गैर यकीनी फिलहाल दिखाई दे रहा है। मूडीज के मुताबिक IMF प्रोग्राम की बहाली फिलहाल उन्हें गैर यकीनी नजर आ रही है, लेकिन और गैर मुल्की फाइनेंसिंग पर भी गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं। लेकिन आज की गवर्नमेंट ने आज जो 30 रुपए और तेल की कीमत में इजाफा किया है, जो कि IMF का एक बड़ा मुतालबा था, उसके बाद लग रहा यह है कि IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान दोबारा से वापस चला जाएगा। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद है। डार साहब, 60 रुपए पिछले 7 दिनों में इजाफा, वो जो हम अक्सर वो एक मुहावरा है कि कमर तोड़ दी गई है गरीब की, तो इससे तो लिटरली सब कुछ टूट गया है और सिर्फ गरीब का नहीं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। लेकिन हुकूमत इसकी जिम्मेदारी आप पर डालती है कि आपने एक लैंड माइन बिछा के गए थे और ऐसी सब्सिडी दी थी जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक डेवलपिंग कंट्री के तौर पर। देखें आदिल, मैं समझता हूँ जिस बेरहमी के साथ इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तानियों का मुआशी कत्ल कर रही है, मैं ये कहने पे मजबूर हूँ। और ख़ास तौर पे जब एक आलमी साजिश के ज़रिए ये इंपोर्टेड हुकूमत जो लाई गई है, चूँकि ये बड़े आसानी से आ गए हैं,
इन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं की, कोई अवाम का इस तरह उन्होंने वोट नहीं लिया, ना ही इनके पास कोई ऐसा मैंडेट था। तो इसलिए जिस बेरहमी के साथ एक महंगाई का तूफान इस वक्त पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, तो मैं आपके प्रोग्राम से पाकिस्तानियों को यही पैगाम देना चाहता हूं कि ये वो गुलामी की कीमत है जो हम सब पाकिस्तानी 60 रुपये पेट्रोल महंगा होने से अदा कर रहे हैं। 8 रुपये के करीब बिजली महंगी हो चुकी है। और आप जैसे मोडीज़ का बता रहे हैं कि एक स्टेबल इकोनॉमी जो जा रही थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में, एक स्टेबिलिटी आ चुकी थी, वो भी उन्होंने कहा है कि एक नेगेटिविटी की तरफ चला गया। तो ये 8 हफ्तों में मास वाय इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लोगों ने अपने मुकदमात ख़त्म करने के लिए FIA पे जोर लगाया, नैब पे जोर लगाया, किसी सतह पर इन्होंने मुआशी फैसले नहीं किए। इस तरह के हालात का सामना आदिल हमें भी था, मेरे लीडर इमरान खान को भी था, आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी था, लेकिन हमने ये बोझ पाकिस्तानियों को पास नहीं किया, ये बोझ उन पे आने नहीं दिया। कैटेगोरिकली आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जून तक कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, 10 रुपए सस्ता पेट्रोल दिया। ये वो कीमत है जो रशिया जाने की, रूस जाने की हम बात कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें नीचे जा रही हैं। ठीक है उस्मान डार साहब, ठीक है उस्मान डार साहब एक बात बताएं, वो तो ये कहते हैं कि ठीक है सब्सिडी दी, अच्छा किया, लेकिन हम डेवलपिंग कंट्री और जो हमारी मैशत है हम ये सब्सिडी अफोर्ड नहीं कर सकते। जवाब में PTI ये कहती थी कि जी इसकी एलोकेशन बाकायदा से हो गई थी इन पैसों की कि ये कहां से आएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि बजट में कोई, कल भी इसहाक डार साहब हमारे शो में वो कह रहे थे कि कोई एलोकेशन करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं गई। तो इतनी बड़ी सब्सिडी अरबों रुपए की, ये कैसे कहां से पूरी करती है हुकूमत? देखिए आदिल, जब आपका पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहा हो कि हमारे पास, हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, और दूसरी तरफ जब ये राग लाप रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं खजाने में कि हम पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पे जो पिसा हुआ तबका है, हमारा मिडिल क्लास है, उसको ये सब्सिडी दे सके, तो मैं आपके प्रोग्राम से सवाल उठाता हूँ, और काश अभी कोई मुस्लिम लीग नून वाला इस प्रोग्राम में होता तो मैं उसको शर्म दिलाता। आदिल, ये जो लाओ लश्कर लेके 70-70, 80-80 अपने खानदान के अफराद लेके पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे पे ये जो अयाशियां हो रही हैं, अभी तक 6 से 8 दौरे हो चुके हैं 8 हफ्ते में। शायद इमरान खान ने बतौर वजीर आज़म 1 साल में इतने दौरे नहीं किए होंगे। उन्होंने हमेशा पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसे को अपना पैसा समझ के उसकी हिफाजत की। इस तरह अयाशियों में नहीं उड़ाने दिया मेरे लीडर इमरान खान ने जब हम हुकूमत में थे। तो दूसरी तरफ इनका देखिए तर्ज जिंदगी क्या चल रहा है हुकूमत में, जो गरीब लोगों को एक सब्सिडी पास करने का वक्त आता है तब पैसे नहीं है, पेट्रोल की कीमत कंट्रोल करने का वक्त आता है तो पाकिस्तानी उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन अपनी अयाशियों के लिए, बैरूनी दौरों के लिए, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में ठहरने के लिए सब पैसे हैं इनके पास। फिर तो आपने देखा कि जब ये सऊदीया गए थे, आप मीडिया को और पाकिस्तानियों को, खास तौर पे सोशल मीडिया पे आवाज उठाने वालों को मैं राज तस्वीर पेश कर दूं, वरना तो ये 300 लोग साथ लेके जा रहे थे। देखिए ये इनका माइंड सेट है, इनकी तवज्जो ही नहीं है इकोनॉमी पे, ये नहीं कर पा रहे हैं जितनी तेजी के साथ इन 8 हफ्तों में पाकिस्तान की मुआशत तबाह की गई है। और इसी मिशन पे ये आए हैं, इसी मिशन से आलमी ताकतें इनको लेके आई हैं ताकि ये खुदा ना खासा पाकिस्तान का दवालिया करके रख दे। और आप देख रहे हैं अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो डॉलर भी स्टेबल था, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, फॉरेन रिमिटेंस बढ़ रही थी। खुद मानते हैं कि 6% के करीब GDP था इमरान खान की गवर्नमेंट में, PTI में लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो स्केल है वो। अच्छा डार साहब मुझे आप एक बात बताएं, अगला लाएअमल अब तहरीक इंसाफ का क्या होगा? महंगाई मार्च तो कर रहे हैं, लेकिन खान साहब ने कहा कि 2 रोज बाद वो लाएअमल का ऐलान करेंगे, तो क्या लॉन्ग मार्च की नई तारीख का ऐलान करेंगे? और कल आप मुख्तलिफ शहरों में क्या कर रहे हैं? महंगाई के खिलाफ मार्च होगा? महंगाई के खिलाफ हम पूरे पाकिस्तान में मार्च करने जा रहे हैं। और जिस तरह मेरे लीडर ने कहा, देखें कोई गलत फहमी में ना रहे, हम इस्लामाबाद आएंगे, पुरअमन एहतजाज करना हमारा आईनी और कानूनी हक है। और जिस बर्बरियत के साथ, जिस एक मैं समझता हूँ एक जालिम माइंडसेट के साथ इन्होंने हमारे ऊपर टीयर गैसिंग की, जिस तरह रबड़ की गोलियां चलाई, हवाई फायरिंग, लाठीचार्ज, जो भी आप कह सके, कंटेनर्स लगाए गए, और फिर बाद में कहती है जी शायद लोग नहीं निकले हैं, इसी खौफ में ये मुब्तला थे। आदिल, यही वजह है कि 25,000 इस्लामाबाद में पुलिस वालों की फील्डिंग लगाकर, FC बुलाकर, रेंजर बुलाकर और आखिर पे फिर फौज को बुला लेते हैं। तो ये पाकिस्तानियों से खौफजदा हैं। और जो महंगाई का बम इन्होंने गिराया इन पाकिस्तानियों पे, पहले 30 रुपए बढ़ाया, आज 30 रुपए बढ़ाया, आज 8 रुपए बिजली बढ़ाई, ये IMF के आगे आदल झुका ही नहीं है।
लेट गए हैं मुकम्मल तौर पे। और इसकी कीमत, ये जो गुलामी की हम बात करते हैं, इस गुलामी की कीमत आप, मैं और हमारे अजीम पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं इन नलायकों के और इन चोरों के टोले के आने की वजह से इस मुल्क में। अच्छा, मुझे ये बताएं, कल जो खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया, बड़ा उस पर शोर मचा और जो भी उन्होंने कहा वो कंडेमेबल है। मैं वो कि जी मुल्क टूटने, 3 टुकड़ों की बात कर रहे हैं, मुल्क तकसीम हो जाएगा, फौज तबाह हो जाएगी, न्यूक्लियर असासे छिन जाएंगे, ये क्यों ऐसी बातें खान साहब कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल रियासत के सामने खड़े होके एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह से चैलेंज करना, जो इंडियन मीडिया जिस तरह इसको पोर्ट्रे कर रहा है उनकी स्टेटमेंट को, तो आपके ख्याल में मुहतात नहीं होना चाहिए थोड़ा सा खान साहब को? देखिए, मैं समझता हूँ आदिल, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर एक ट्विस्ट कर कर सामने रखा गया। उन्होंने खदशात का इजहार किया पहले नंबर पे, कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, खदशात का इजहार किया। और वो खदशात क्या थे? वो ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान मुआशी तौर पे कमज़ोर होगा तो उसका बराए रास्त असर, जो कि हमारा सबसे मजबूत अदारा है, हमारी अजीम पाक फौज 2000 अरब से ज्यादा का बजट है, तो वो किस तरह पूरा करेंगे हम? तो बराए रास्त उस पर असर आएगा। मैं समझता हूं आदिल, अगर 4 भाई भी एक घर में रह रहे हैं और उस घर में मुआशी बदहाली आ जाए, वो घर मुआशी तौर पे कमजोर हो जाए, तो वो 4 भाई भी अलग हो जाते हैं, वो घर भी टूट जाता है। हम तो इतने बड़े मुल्क 22 करोड़ अजीम पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं। ये नलायक लोग जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं, जिन्होंने 22 रुपए US डॉलर बढ़ा दिया 8 हफ्तों में, 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है, 8 रुपए बिजली बढ़ा दी है, घी, तेल, आटा, चीनी, मुर्गी, नाम लेते जाएं, हर चीज तबाह करके रख दिया इन्होंने, क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं है पाकिस्तानियों के लिए काम करने की। ये आए अपने करप्शन के मुकदमात खत्म करने हैं, जिसकी वाज़िह दलील ये है कि FIA की ट्रांसफर पोस्टिंग्स ऊपर से लेके नीचे तक तब्दीलियां आपके और कौम के सामने है। तो इनका एजेंडा ही अपने आप को कैसे से बचाना है। ये NRO 2 मैं समझता हूं इनको मिला है, जिसकी आप झलक पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं। चलें, उस्मान डार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त तो चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आपने मुस्लिम लीग नून का वर्जन सुना, विफाकी लॉ मिनिस्टर जो है, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ आजम नज़ीर तारड़ साहब, डार साहब हमारे साथ मौजूद थे तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के लिए, और ब्रेक के बाद हमें शामी साहब ज्वाइन। वेलकम बैक नाज़रीन। मुजीबुर रहमान शामी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मारूफ कॉलमिस्ट हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शामी साहब, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो खान साहब के बयानात से मैंने शुरू करना था, जो कल से वो दे रहे हैं, बड़े मुतनाज़ा और कंडेमेबल बयानात हैं वो, लेकिन अब चूंकि वो पेट्रोल की कीमत भी ज़्यादा हो गई है, क्या आप समझते हैं कि ये इत्तेहादी हुकूमत, मतलब देखें ना, 7 दिनों में 60 रुपए तेल की कीमतों में इजाफा, जो कि करना मजबूरी भी थी, अदरवाइज तो IMF आपके साथ बैठने के लिए तैयार भी नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि मैनेज कर पाएंगे शहबाज शरीफ ये जो महंगाई का एक पहाड़ टूट पड़ा है आवाम पर? देखिए जनाब, इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि आप इसे बर्दाश्त करें। अब जो तेल में सब्सिडी दे गए थे खान साहब, उसने कितना नुकसान पहुंचाया है उसकी तफसील तो बार बार लोगों के सामने आ चुकी है, और IMF का प्रोग्राम उसकी वजह से मुअत्तल हो गया और आपके लिए मुश्किलात पैदा हुई, और अब हुकूमत ने हौसला करके कीमत बढ़ाई और अब फिर बढ़ाई है। ये बड़े मुश्किल फैसले हैं, ये आसान नहीं है, हर हथेली पे रखने वाली बात है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, कुछ हो जाए। खुदा ना खास्ता, एक तरफ तो हम कह रहे हैं और खान साहब कह रहे हैं मुल्क दिवालिया हो जाएगा, दिवालिया होगा तो हमारी फौज तबाह हो जाएगी। देखिए खतरात कितने ज्यादा हैं, और अब ये जो तेल की कीमतें जो है बढ़ाना, जो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए किसी तरीके से ये जंग रुक जाए यूक्रेन की और रूस की, और कीमतें एतदाल पे आ जाएं, और तेल की कीमतें जो आसमान को छू रही हैं अल्लाह करे वापस आ जाएं, तो हम सुख का सांस ले सकेंगे। तो वगरना तो कोई चारा नहीं है कि हम अपने पेट पर 1 पत्थर बांधें, 2 बांधें, 3 बांधें, कोई हुकूमत आ जाए
उसको ये काम करना है और इससे जान नहीं बच सकती। ठीक, मुझे शामी साहब ये बताइए कि अब आते हैं, खान साहब ने कल जो बातें की और खैर वो मईशत से ही जुड़ी हैं कि मईशत नीचे जाएगी, तो उन्होंने कहा 3 टुकड़े खुदा न खास्ता हो सकते हैं, फौज तबाह हो सकती है, एटमी असासे छिन जाएंगे हमारे। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर का ऐसे बयानात देना जो कि उन्हें किसी सूरत ऑब्वियसली जेब नहीं देता, इंटरनेशनली उसे कैसे पोर्ट्रे किया जाएगा, क्या हासिल क्या करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब ऐसे बयानात देकर? देखिए, मुझे तो इसमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन जो है नजर आती है। वो जो सोचा था उन्होंने, जब उनका इख्तिदार छिना तो जो उन्होंने प्लान किया था, उनका ख्याल था जो जलसे जब उन्होंने किए, उनकी पजीराई हुई, तो उनका ख्याल था पूरी कौम सड़कों पर निकल आएगी, लाखों अफराद इस्लामाबाद में जमा हो जाएंगे और हुकूमत के घुटने जो हैं वो उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और खान साहब को बड़ा सेटबैक हुआ, उनको अपना धरना मुअख्खर करना पड़ा। तो अब इस सदमे से वो संभल नहीं पा रहे और अब वो कह रहे हैं, अब ये दुहाई दे रहे हैं, इस तरह की बदखबरियां दे रहे हैं। ये सारे जो, अगर ये वार्निंग है तो ये वार्निंग दुरुस्त है, लेकिन इसमें आपका कितना हिस्सा है, इस पे तो गौर करें ना। जो शख्स है जी सारी इस जिम्मेदारी में शरीक है, वो सवाल उठा रहा है। तो भाई, अगर खतरा है, इकोनॉमी जो है वो सही रुख पे नहीं जा रही, महंगाई ज्यादा हो रही है, डिफॉल्ट हो सकता है, तो फिर सारे लोग सर जोड़ कर बैठ जाए ना। अगर सैलाब आ रहा हो, अगर आग लग रही हो और मोहल्ला जो है उससे मुतासर हो रहा हो, तो मोहल्ले वाले सर जोड़ के बैठते हैं ना, मिलकर उसका मुकाबला करते हैं, बूंद बूंद पानी लेके आते हैं। ये नहीं कहते कि इस शख्स को निकालो और मुझे इसकी जगह बैठा दो तो फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। तो खान साहब लोगों के साथ बैठें, सर जोड़कर बैठें, ये अहले सियासत जो हैं मिलकर कोई रास्ता निकाले, लोगों को हौसला दें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं। करने का काम तो ये है। ठीक, अच्छा शामी साहब, क्या अब जो सिचुएशन बन रही है उसमें खान साहब तो सड़कों से अब वापस अपने घर तो आएंगे नहीं। नेक्स्ट लॉन्ग मार्च, अब उन्होंने 2 दिनों में कहा है कि जी अगला लाए अमल मैं बता दूंगा कि क्या है या तारीख दे दूंगा। क्या आप समझते हैं कि पॉलिटिकली पहले लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद पॉलिटिकली वो इतना डैमेज हुए हैं कि अब उनका शायद इतना आसान नहीं है जल्दी रिदम में आना वापस? शाहज़ेब साहब, आप तारीख का मुताला कर लें, जितने पॉपुलर लीडर होते हैं ना, ये अपने जोर पे गिरते हैं, ये अपने जोम में नुकसान उठाते हैं और ये अपने को सही तरीके से हिकमत अमली बना नहीं पाते। आप तारीख भरी पड़ी है, खुद सब कॉन्टिनेंट में देख लें, अल्लामा मशरकी के साथ क्या हुआ, आप देखें शेख मुजीबुर रहमान के साथ क्या हुआ, आप देखें कराची वाले जो हैं उनके साथ क्या हुआ, जुल्फकार भुट्टो के साथ क्या हुआ। भाई, जो पॉपुलर लीडर जब अपने आप को नहीं संभालते तो फिर इक्तदार भी उनका जाता है और भी बहुत कुछ उनको उससे हाथ धोना पड़ता है। तो पॉपुलर लीडर अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, हिकमत अमली दुरुस्त नहीं बनाएंगे। अब आप एक दस्तूर के ताबे काम कर रहे हैं, आप एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में काम कर रहे हैं, आप एक जमहूरी लीडर हैं, आप उसके कवायद और ज़वाबित जमहूरियत के न सुनने को तैयार हैं, न समझने को तैयार हैं, न अपने मुखालफों को बर्दाश्त करने पर तैयार हैं। भाई, अगर इलेक्शन हो जाए, आप जीत के भी आ जाएं, फिर वही मामला होगा। अगर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक दूसरे को स्पेस नहीं दी जाएगी, तो जमहूरियत कैसे चलाएंगे हम? बिल्कुल सही बात है। शामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिद मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट हैं। एक उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त एग्जांपल दी कि जब मोहल्ले में आग लगती है तो पूरा मोहल्ला जो है वो बूंद बूंद पानी इकट्ठा कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक घर वाला आए और कहे कि जी इस घर का मुझे मालिक बना दें, इसको दूसरा जो इसमें बैठा हुआ है उसको बाहर निकाल दें तो ये आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। खुदा ना खास्ता अभी हमारे मुल्क में आग तो नहीं लगी, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन दोनों को सर जोड़कर बैठना होगा, चूंकि हमारी मईशत जिस जानिब
जा रही है, बड़े मुश्किल फैसले हुकूमत कर रही है और इन फैसलों में अपोजिशन को भी हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए कि अगर मईशत मजबूत होगी तो आपकी सियासत चलती रहेगी, मुल्क भी चलता रहेगा। खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसा अदरवाइज़ होता है, मईशत हमारी मज़ीद कमज़ोर होती है, तो फिर कहाँ करेंगे ये सारी सियासी जमातें जो हैं सियासत। तो खुसूसन खान साहब को बड़ा बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा। आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल मुझे मेरी टीम से मेरी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।